हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कल्टीवेशन के बारे में। सो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा कल्टीवेशन है क्रॉप्स का, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक तो मौसम पे, सॉइल क्वालिटी पे, कैसी है वहाँ की सॉइल, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना अवेलेबल है ताकि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, तो जहाँ पर ड्राउट है, जहाँ पर फ्लड कंडीशन है, वहाँ पर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि कैसी वेदर कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेराइटी टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। तो अगर हम अपनी वैरायटी क्रॉप्स में, अब अगर हम अपनी सॉइल में अगर ऐसी चीज़ें डेवलप कर लें जिससे कि सॉइल सैलिनिटी जो है वो डेवलप हो जाए, टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटी डेवलप हो जाए, मतलब कि अगर उसके अंदर, सॉइल के अंदर सलाइन वाटर आ जाए, है ना, तो उससे अगर टॉलरेंट डेवलप कर लेना प्लांट, तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, उससे बहुत अच्छी वैरायटी ग्रो हो सकती है। ठीक है, तो कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं हम हाई यील्ड? पहला है सम फैक्टर दैट इम्प्रूव द वैरायटी। पहला है आपका हाई यील्ड, दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी, थर्ड है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, फिर चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड डिज़ायर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाई यील्ड में क्या है, हम वैरायटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाई यील्ड मतलब कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर दो पर एकड़ ज़मीन पर, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दो, प्रोडक्टिविटी कर दो, तो इससे क्या होगा? हाई यील्ड मिलेगी। हाई यील्ड मिलेगी तो वैरायटी इम्प्रूव होगी ही होगी। दूसरा है आपका क्वालिटी इम्प्रूव करना। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्रॉप टू क्रॉप क्वालिटी जो है वो वेरी करती है। बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट। प्रोटीन क्वालिटी, जैसे देखिए सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी के अंदर प्रोटीन्स होता है, किसी के अंदर फैट्स होता है, वाइटामिन होता है, तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो ऐसे ही सेम इसी टाइप में यहाँ भी बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट एंड या एंड प्रोटीन क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन पल्सेस। ऑयल क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑयल सीड्स। तो ये सब इसकी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हैं जो कि इसको कैरी करना ही चाहिए। ठीक है, किसी भी क्रॉप को उसकी क्वालिटी को कैरी करना ही चाहिए। उसके बाद थर्ड है आपका बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैन ग्रो ड्यू टू बायोटिक। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन किसकी वजह से हो सकता है? बायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अगर हम डिसीज से बचा के रखें, है ना, इंसेक्ट से बचा के रखें, निमेटोड से बचा के रखें, है ना। एबायोटिक जैसे कि ड्रॉट, सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब नमक, ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, वाटर लॉजिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सब कंडीशन से बचा कर रखें। डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन में अगर वो अपने आप को टॉलरेंट बना लेते हैं तो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। इससे भी हमारी क्वालिटी, वैरायटी इम्प्रूव होती ही होती है। उसके बाद है आपका चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब कि हम क्या करें कि कट करने से ही पहले, अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट को हमने ग्रो कराया, हमारे किसी भी क्रॉप है हमने ग्रो कराया, हम उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम उसको कट करेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूव क्वालिटी मिलेगी। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद कट करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीज़ लग चुकी होगी या फिर किसी वजह से लॉस हो चुका होगा हमारी क्रॉप का। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम कम ड्यूरेशन में अगर मेच्योरिटी ड्यूरेशन को कम कर दें तो क्या होगा? मेच्योरिटी ड्यूरेशन को बढ़ा दें और वो ड्यूरेशन कम कर दें, है ना, शॉर्ट कर दें, कम टाइम में हमें अच्छी क्रॉप मिल जाए, तो हम अगर ऐसा कर दें तो भी हमारी क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो सकती है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब कि कैसे भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, आपकी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्रॉप्स की अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि क्रॉप लॉस ना हो। उसके बाद डिज़ायर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है जिसको टॉलनेस चाहिए, कोई प्लांट है जो कि उसको डॉर्फनेस में ग्रो करता है, तो वो चीज़ें देखो, डॉर्फ होगा तो क्या होगा? लेस न्यूट्रिएंट होंगे, टॉल होगा तो क्या होगी? ज़्यादा डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो देखिए ये डिफरेंट डिपेंड करता है, डिफरेंट क्रॉप्स पे डिपेंड करता है कि कैसे वैराइटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे पार्ट्स थे इसके।
ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इससे पहले कि मैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट शुरू करूँ, है ना। मैंने एक और बात बताना चाहूँगी, प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। प्लांट जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन्ड होते हैं। फूड के हमारे दो रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स क्या है, हमारे एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से। Also, the population of India is growing at faster rate, hence more amount of food is required to meet the rising demand. We know that, and the agriculture land is limited as compared to the growing population. तो पहला हमारा इस जो टॉपिक में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैं बताऊंगी, द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई क्वालिटी सीड्स। तो ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। और वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है, हमारा मिल्क प्रोडक्शन से। ये मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स होती हैं, सीजनिंग कैसे सीज़न कैसे, क्या इनका सीज़न होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नाउ okay, now we will start with the crop production management. Okay, different farmers can have small or large farms, ठीक है, on which they can use different farming practices, ठीक है। The choice of farming practices would depend upon the availability of financial resources, money. Hence, production practices can be divided into different levels. देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जब जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन तो कर दिया, बट मैं उनको प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाई, ठीक है, प्रॉपरली उनको एक जगह नहीं दे पाई। तो कहने का मतलब ये है कि, और दूसरी चीज़ एक और, अगर आपका सबसे पहले अगर 3 लेवल होने चाहिए, अगर आपका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, तो एक तो सबसे पहले उसकी नो कॉस्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए, या हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इसके 3 लेवल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी का पार्ट है सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसका पार्ट है सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगी, द न्यूट्रिएंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, द न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, ये सब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये, है ना। व्हाट हैपन्स इफ प्लांट लैक दीज न्यूट्रिएंट्स, देखिए, द यील्ड मे बी अफेक्टेड एज प्लांट वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, प्लांट ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड, कैन गेट डिसीज ईजिली। देखिए, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू प्लांट्स नहीं बनेंगे। सेकेंड, आपका डिसीज़ जो है बहुत जल्दी, क्रॉप यील्ड का ख़राब होना बहुत जल्दी पॉसिबल है, और डिसीज़ लगना बहुत जल्दी पॉसिबल है। तो ससेप्टेबिलिटी टू द डिसीज़, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेन्योर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं हम मेन्योर कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, हमारे मेन्योर से मिलते हैं। मेन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। वी नो दैट कैसे बनता है, प्लांट वेस्ट है और एनिमल एक्सक्रीटा से। फंक्शन क्या क्या है मेन्योर के, मेन्योर मेनली कंटेन ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। It also contain nutrient in small quantity which are then supplied to the soil on adding the manure. The soil structure also enhance is due to the manure and it tend to hold more amount of water, ठीक है। And the organic matter avoids water lodging and drainage in clay soil. Manure is purely organic, hence using more manure is completely healthy for the plants as well as for the environment. So using manure is way to recycle farm waste, ठीक है। तो बड़ा important part है कि आपको manure का
चलिए ये उसके बाद है मैन्योर भी 3 टाइप की होती हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट मटेरियल बाय डिकम्पोजिंग इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पोस्टिंग। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज द कॉम्पोस्ट। ठीक है, वो मटेरियल जो कि हम वेस्ट वो मटेरियल जो कि हम वेस्ट पार्ट्स प्रोडक्ट से बनाते हैं रिसाइकलिंग के बाद बाय आफ्टर द डिकम्पोजिशन, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोस्टिंग, है ना, कॉम्पोस्टिंग। ठीक है, एंड इट हैज़ अ हाई वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द ऑर्गेनिक मैटर। Also, the material used in the preparation of compost is animal excreta, sewage waste and vegetable waste, also the weeds। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड करते हैं कंपोस्ट को। वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, कंपोस्ट क्या होता है? अ मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल सच एज काउ डंक, सीवेज वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। बट वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? मैन्योर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अर्थवॉर्म। ठीक है, कंपोस्ट क्या होता है? इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months इन द फॉर्मेशन, बट वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 महीने में ही बन जाती है। कंपोस्ट में द माइक्रोब डिके द मैटर एंड मैन्योर इज फॉर्म्ड, बट वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? अर्थवॉर्म रिड्यूसेस द मैटर एंड कंपोस्ट इज फॉर्म्ड। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीन मैन्योर के बारे में। चलिए देखते हैं ग्रीन मैन्योर में क्या है। Sometimes specific plant are grown and then plugged again in the soil. These plant decay and turn into manure which enriches the soil and mainly with the nitrogen and phosphorus। देखिए प्लांट के पास मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगर मैं इन प्लांट्स को ही प्लग आउट करके इनको डिग कर देती हूँ सॉइल के अंदर, तो उसके बाद प्लांट क्या होंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। प्लांट डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो मैन्योर बनाएंगे। मैन्योर बनाएंगे तो क्या होगा? मैन्योर बनाएंगे तो बेसिकली प्लांट्स क्या करेंगे? इस टाइप की मैन्योर को बोलते हैं हम ग्रीन मैन्योर। प्लांट दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मैन्योर आर हेम्प, क्लोवर, पीज, ग्रास मिक्सचर्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ यूजिंग द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए एक बार, फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियल मटेरियल दैट आर प्रोड्यूस्ड on a commercial basis or natural substances that ensure nutrient benefit to the soil। fertilizers के पास nutrients होते हैं, ठीक है, they are commercially produced plant nutrients। ठीक है, बट ये थोड़े हार्मफुल भी होते हैं। अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करें तो ये हार्मफुल भी होते हैं। कैसे हम पढ़ेंगे? फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो। न्यूट्रिएंट मिलेगा तो ग्रोथ जल्दी होगी, है ना। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर आर लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या हैं? फर्टिलाइजर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and potassium in the soil. They help in the proper growth of the plant and they are responsible for the high yield in the high cost farming method। अब precautions क्या क्या है? इसके negative impact क्या क्या हैं? Fertilizer should be applied in the proper amount on as an excess of fertilizers is not good for the plants। Proper precaution regarding the time of the apply fertilizer should be taken। Excess use of fertilizer can lead to the water pollution as the extra fertilizer get washed away during the irrigation। Excess use of fertilizer can destroy the fertility of the soil as well as। ठीक है, ठीक है, आपकी क्या करता है? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी लूज़ कर देता है अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि फर्टिलाइजर्स कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी क्रॉप फील्ड पर। तो आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन फैलाता है ये, है ना, हेल्दी नहीं होता। ज़्यादा टाइम अगर हम फर्टिलाइज़र्स को प्लांट को ग्रो करेंगे और फर्टिलाइज़र ज़्यादा टाइम तक उनके ऊपर स्प्रे करते रहेंगे तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होगी, वाटर पोल्यूशन होगा, है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो एज अ बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक और बात है यहाँ पर कि मैन्योर और आपकी फर्टिलाइजर्स कैसे डिफरेंट हैं। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस इन द सॉइल, फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर आर द लेस रिच इन न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स आर
highly rich in the nutrient. Long term usage of manure lead to increment in the fertility of the soil, and long term usage of fertilizer can lead to decrease the soil fertility. तो ये आप ध्यान रखिएगा. अब देखिए ये बड़ा पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में. अ फार्मिंग प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व नो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंप्लीटली रिलाइज ऑन ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग. आपने देखा होगा आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ही बने होते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज हेल्दी क्रॉप सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, and organic matter used in the organic farming are manure, bioagents such as blue green algae, biofertilizers, neem leaves, turmeric, as well as the biopesticides, not pesticide, biopesticide. सब कुछ बायोफर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, मतलब सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ होती हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद है देखिए आपका लास्ट पार्ट में आपको बताना चाहूँगी इरिगेशन पैटर्न. इरिगेशन किसे बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू द क्रॉप्स. ठीक है, हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो वाटर प्रोवाइड करते हैं अपनी क्रॉप्स को, तो उसको बोलते हैं हम इरिगेशन. एंड इरिगेशन मेथड्स आर अडॉप्टेड एट वेरियस प्लेस स्पेशली इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल टू इंश्योर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्रॉप्स, और वी कैन से. ठीक है, अब देखिए कैसे ड्राउट होता ही क्यों है. ठीक है, ये छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है ना. द स्कार्सिटी ऑफ वाटर और द लो रेनफॉल ऑफन रिजल्ट इन द ड्राउट कंडीशन. ऑल्सो इफ फार्मिंग डू नॉट यूज एनी इरीगेशन मेथड एंड रिलाई ऑन द रेनफॉल, ड्राउट पोजेसेस अ सीरियस थ्रेट टू द क्रॉप्स. अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो ड्राउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो इरीगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं आपके? पहला है वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड द टैंक्स और द ट्यूब वेल्स ऑल्सो. तो ट्यूब वेल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल्स जो हैं दो टाइप की हैं, ट्यूब वेल्स एंड द डग वेल्स. तो ट्यूब वेल्स क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द अंडरग्राउंड वाटर. और डग वेल्स क्या है? डग वेल्स आर द वेल्स डग इन द ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द अंडरग्राउंड वाटर. एंड वाटर फ्रॉम द डग वेल एंड द ट्यूब वेल बोथ इज लिफ्टेड बाय यूजिंग अ पम्प. ठीक है, केनाल में क्या है? अ कैनाल सिस्टम इज अ नेटवर्क क्रिएटेड टू मूव वाटर फ्रॉम वन सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज अ स्ट्रीम और रिजर्वॉयर. एंड द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस दैट आर स्प्रेड बाय थ्रू द फील्ड so that water can be distributed all over the field. ठीक है, उसके बाद है रिवर लिफ्ट सिस्टम. River lift system is used to draw the water from the river directly for irrigation purpose, and this system is successful in the area where the canal system is not successful. ठीक है, तो बट रिवर होगी तभी रिवर सिस्टम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. टैंक में क्या होगा? फार्मर ऑफन यूज स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर दैट कैन स्टोर एज वेल एज सप्लाई वाटर इन द स्मॉल फील्ड. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप पानी बचा सकते हैं. जब भी आपका रेन वाटर हो, आप जगह जगह पे गड्ढे बना सकते हैं जाकर, ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए, और पानी इकट्ठे हो उस वाटर रिजर्वॉयर को हम एज एन इरिगेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब मेथड हैं आपके इरिगेशन के. ठीक है, बाकी मैं क्रॉप पैटर्न आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.